सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एवियनल एग्ज़ाम 2026 के लिए यहाँ पर 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसका यह जो है दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है पहले वीडियो में टोटल जो है 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में एवियनल एग्ज़ाम करके जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है 25 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में यदि आप नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है किसी प्रकार के क्वेश्चन में तो आप लोग वहाँ पर भेज करके हम भी रिप्लाई देते हैं, और जो अदर स्टूडेंट होते हैं तो वो भी रिप्लाई देते हैं। तो वहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो जाया करेगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट भी है तो आप लोग वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर से आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। बोला क्या गया है कि इस क्वेश्चन में कि द एक्यूरेसी ऑफ ए रेफरेंस गेज इज, रेफरेंस गेज की परिशुद्धता की बात की गई है। तो रेफरेंस गेज की जो परिशुद्धता होती है वह 0.0001 मिलीमीटर होती है, जो कि आपको किस बुक में मिल जाएगी? आपको ये रॉयल न्यू पैटर्न में आपको ये मिलेगा, या फिर आप निमी का बुक फॉलो करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अदर कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें हो सकता है कि मिस्टेक दिया हो, तो उससे कंफ्यूज ना होइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसरो में ये पूछा गया था, आई थिंक 2018 या 19 में। तो वहाँ पर भी इसको राइट आंसर इसरो के द्वारा माना गया था। क्लियर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है कि स्लिप गेज की कठोरता होनी चाहिए, यानी हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज शुड बी। तो स्लिप गेज की हार्डनेस जो होती है वह 63 एचआरसी के ऊपर, यानी 63 एचआरसी के आसपास रखी जाती है। ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट को ये भी क्लियर ना होगा कि ये एचआरसी क्या होता है। तो देखिए, ये क्या है कि मटेरियल के हार्डनेस की टेस्टिंग की जाती है, जिसकी दो विधि होती है, हार्डनेस रॉकवेल सी पैमाना और हार्डनेस रॉकवेल बी पैमाना, जिसमें एचआरसी का यानी हार्डनेस रॉकवेल सी पैमाने का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसी पैमाने के आधार पर जो है कई क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन एचआरबी में आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये बाकी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के विशिष्ट सेट प्रयुक्त करते हैं, जिसमें खंड शामिल हैं, यानी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ए स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड कंसिस्टिंग ऑफ। तो जो हमारे स्लिप गेज होते हैं यह 112 पीस में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी जो है प्रैक्टिकल बेसिस है। कई सारे स्टूडेंट इसका रॉन्ग आंसर देंगे। तो बोला क्या गया है कि भरण के निम्नतम संभाव्य दर प्रदान करेंगे। तो हिंदी में थोड़ा क्लियर नहीं हो पाता है, इसीलिए हमने इंग्लिश भी यहाँ पर नोट किया है कि द लोवेस्ट पॉसिबल रेट ऑफ फीड विल गिव, यानी जो है हम जो है जब निम्नतम संभावित जो है कम से कम जो फीड रेट देते हैं तो उस कंडीशन में हमारी सरफेस फिनिश कैसी होगी, जॉब की सरफेस फिनिश कैसी होगी। ऑप्शन मिल जाता है गुड सरफेस फिनिश, मीडियम सरफेस फिनिश, पुअर सरफेस फिनिश, या फिर नन ऑफ द एबव। तो क्या राइट आंसर होगा इस 29 नंबर का? यहाँ पर क्या राइट आंसर निकल के आएगा? तो आपका ए ऑप्शन में मिल जाता है गुड सरफेस फिनिश, यानी अच्छी सतह परिष्करण।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका रीज़न है कि जब हम कम फीड रेट देंगे तो वहाँ पर कटिंग कम होगा, और जब कटिंग कम होता है तो हमारी सरफेस फिनिश क्या है, इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक M12 इंटू 1.25 थ्रेड के एक MS रॉड को काट करना है, जिसमें आपको 1.25 क्या निर्दिष्ट करता है। यानी बोला गया है कि कोई आपके थ्रेड का डेसिग्नेशन दिया गया है, विवरण दिया गया है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, M12 इंटू 1.25 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ये वाला जो भाग है आपका 1.25, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए आप लोगों को पूरा डिटेल में ही बता देते हैं। यहाँ पर M का मतलब क्या होता है, M का मतलब होता है आपका मेट्रिक थ्रेड। क्लियर, M का मतलब मेट्रिक थ्रेड, और ये जो 12 लिखा होता है यह आपका थ्रेड का मेजर डायामीटर होता है, थ्रेड का मेजर डायामीटर होता है। और ये जो 1.25 लिखा रहता है ये आपके थ्रेड की पिच होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा थ्रेड की पिच ऑफ द थ्रेड आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1.25 को पूछा गया है। बाकी अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, M को पूछा जा सकता है, 12 को पूछा जा सकता है, इसको तो आप किसी भी का भी आंसर दे पाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिक्वायर एनी कूलेंट ड्यूरिंग रीमिंग, यानी रीमिंग के दौरान इनमें से कौन सा धातु ऐसा है जिसमें शीतलक की आवश्यकता नहीं होती, कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन मिल जाता है एल्युमिनियम, कास्ट आयरन, कॉपर या फिर स्टील। तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम के लिए तो हम क्या यूज करते हैं, केरोसिन यूज करते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर चीज़ है। ठीक है, कास्ट आयरन ये क्या है, इसमें कोई भी कूलेंट नहीं यूज किया जाता। क्यों नहीं यूज किया जाता, क्योंकि इसमें ग्रेफाइड मौजूद होता है, और ग्रेफाइड आपका एक प्रकार का क्या है, लुब्रिकेंट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कास्ट आयरन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमको याद है किसी डिपार्टमेंट में पूछा गया था कि यदि कास्ट आयरन में हम कूलेंट का प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया था। सामान्यतः तो बोला जाता है कि कास्ट आयरन में कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन यदि हम उसमें कूलेंट का प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसा पूछा गया था। वो क्या है, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था राइट आंसर कि अगर ऐसा करते हैं तो वहाँ पर कीचड़ प्रोड्यूस होगा, यानी वहाँ पर गंदला तैयार होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करते जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मेरे को याद हैं सब जो है आपको क्लियर कराते चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक छिद्र जो एक घटक के पूर्ण गहनता से नहीं बना हुआ है उसे कहते हैं, यानी ए होल विच इज नॉट मेड थ्रू फुल डेप्थ ऑफ द कंपोनेंट इज नाउ एज। यहाँ पर आपको पार्ट बना कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपके पास कोई जाब बना है, या फिर कोई मान लीजिए या आपके पास ऐसा स्क्वायर में आपके पास या आयताकार में मटेरियल रखा हुआ है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें कुछ इस तरीके से होल बना हुआ है। ये डॉट डॉट कर रहा हूँ तो समझिएगा, उसकी वही लाइन बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो आपका होल है, ठीक है, पूरे पार्ट में नहीं बना हुआ है। देखिएगा यहाँ पर ये जो गैप बना हुआ है तो आर पार नहीं है इस जाब में, तो इस प्रकार के होल को क्या कहा जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसे कहा जाता है अंधा छिद्र, यानी ब्लाइंड होल। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक फाइल के कर्तन कार्रवाई
किस पर आधारित है, यानी द कटिंग एक्शन ऑफ ए फाइल डिपेंड ऑन, यानी जो आपकी रेती है उसका कटिंग एक्शन जो होता है वह किसके ऊपर आधारित है, यानी डिपेंड करता है। ऑप्शन मिल जाता है द काइंड ऑफ कट एंड स्पेसिंग ऑफ टीथ, यानी कर्तन के प्रकार और दांतों के अंतराल पर, या फिर अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन द फाइल, क्या फाइल में दांतों के विन्यास अरेंजमेंट के ऊपर होता है, या फिर साइज एंड शेप ऑफ द फाइल, क्या फाइल के आकार और आकृति पर, शेप और जो है साइज पर डिपेंड करता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो कटिंग एक्शन है ये हमारे जो है स्पेसिंग ऑफ टीथ पर भी होता है, अरेंजमेंट दांतों के अरेंजमेंट और रेती का जो आकार और साइज होता है, मतलब साइज एंड शेप होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा यह ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्लियर। यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लेकिन हर क्वेश्चन को जो है डीपली क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अगली क्वेश्चन में बोला गया है कि ट्विस्ट ड्रिल के मुख्य भाग के संपूर्ण लंबाई में प्रदत्त खांचों को कहते हैं, यानी द ग्रुप्स प्रोवाइडेड ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ ट्विस्ट ड्रिल आर कॉल्ड, यानी जो आपका ट्विस्ट ड्रिल होता है उसके पूरे बॉडी पर एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी में जो ग्रुप्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो स्पाइरल आकार में कुछ ऐसे, तो वो क्या कहलाते हैं, लिप्स कहलाते हैं, फ्लूट्स कहलाते हैं, मार्जिन या फिर वेब्स। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लूट्स। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है 35 नंबर में कि द डबल कट ऑफ फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग ऑन वुड, यानी जो है डबल कट फाइल का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, किस प्रकार के मटेरियल पर यूज किया जाता है डबल कट के फाइल का। ऑप्शन दिया गया है वुड, हार्डबोर्ड, लेदर या फिर स्टील। तो देखिए जो आपका सिंगल कट होता है वो अलग उसका वर्क होता है, लेकिन जब डबल कट की बात की जाए तो यहाँ पर डायरेक्टली स्टील आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत अच्छा है और प्रैक्टिकल बेसिस है, काफ़ी स्टूडेंट जो है इसका रॉन्ग आंसर देंगे। बोला क्या गया है कि एक 6 या छिद्र एक स्टील वर्कपीस में रीम करना है, यानी रीमिंग करना है, तो किस आकार के ड्रिल आवश्यक होंगे, यानी ए 6H होल इज टू बी रीम्ड इन ए स्टील वर्कपीस, व्हाट साइज ऑफ ड्रिल विल बी रिक्वायर्ड, यानी जो है आपको 6H का साइज का आपको रीमर चलाना है, तो उसके लिए आपका ड्रिल साइज कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 6H बोला गया है, यानी आपका 6 मिलीमीटर, ये तो क्लियर हो गया। और इसका लोअर क्या है, लोअर डेविएशन इसका H कैपिटल में दिया गया है, यानी होल की बात की गई है, तो ये जो है इसका लोअर डेविएशन 0 हो जाता है। तो जब 0 हो जाता है तो उसमें निचला विचलन एक भी नहीं है, यानी आप इससे कुछ नहीं ले सकते। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या है कि रिम्ड साइज बराबर क्या होता है, रिम्ड साइज बराबर होता है हमारा रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो अब अंडर साइज तो सभी का जो है अलग अलग होता है, डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 6 मिलीमीटर दिया गया है, तो 6 मिलीमीटर का जो अंडर साइज है वह कितना निकल के आएगा, वह 0.2 मिलीमीटर रहेगा। लेकिन ओवर साइज जो होता है वह क्या होता है, वह फिक्स होता है सभी साइज के लिए, वह कितना होता है 0.05 मिलीमीटर। तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो जब ये क्या हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर हो जाएगा। तो इतना हमको मटेरियल काटने के लिए चाहिए रीमर में। तो जब रीमर में 6 मिलीमीटर का आपका होल है तो उसमें आपको काटने के लिए मटेरियल चाहिए, तो उतना 0.25 माइनस करेंगे तो क्या राइट आंसर निकल के आएगा आपका 5.75 मिलीमीटर निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट इसको जो है राइट आंसर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपका अंडर साइज तो मिल जाता है, लेकिन ओवर साइज आप क्या कर रहे हैं, ओवर साइज आप यहाँ पर छोड़ रहे हैं, तो ओवर साइज को भी लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन
ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। अगर ये ऑप्शन ना दिया रहता तब आप इसकी ओर जा सकते थे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री प्रयुक्त करते हैं, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ए ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए हम सिलिकॉन कार्बाइड का यूज करते हैं, ग्रेनाइट, सैंड, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये नहीं है, आपका सिलिकॉन कार्बाइड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे ग्राइंडिंग व्हील जो बनते हैं वह मेनली दो मटेरियल से बनते हैं। एक आपका जो है क्या होता है, बॉन्ड होता है, बॉन्ड प्लस एब्रेसिव होता है, क्या, एब्रेसिव। तो बॉन्ड और एब्रेसिव मिलाकर हमारा ग्राइंडिंग व्हील बना होता है। तो जो हमारे एब्रेसिव की बात की गई है तो यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड हमारा एक एब्रेसिव है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एब्रेसिव आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल है होता है। आगे इस तरीके से क्वेश्चन ऐड हैं तो वहाँ से आप लोगों का क्लियर होगा। विद्यमान छिद्र के सिरा को सॉकेट स्क्रू के शीर्ष में रखने के लिए बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी द प्रोसेस ऑफ एनालार्जिंग द एंड ऑफ एन एग्जिटिंग होल टू अकोमोडेट द हेड ऑफ सॉकेट स्क्रू इज कॉल्ड। यानी जो है बोला गया है कि पहले से कोई होल बना हुआ है तो उसके जो है एंड पर हम सॉकेट हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए एक ऑपरेशन करते हैं, जिसमें क्या है, होल के ऊपरी सिरे को जो है थोड़ा सा एंड को बड़ा करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बासर की बात किया जाता कि बासर के लिए प्लेन जगह बनाना, तो वो तो स्पॉट फेसिंग होता, लेकिन यहाँ पर बोरिंग जो होता है, बोरिंग ये पूर्ण लंबाई में किया जाता है। लेकिन काउंटर बोरिंग की बात करें तो ये जो है आपके एंड पर किया जाता है, और यहीं पर बोला गया है कि द एंड ऑफ एन एग्जिटिंग होल, तो एंड पर जो है काउंटर बोरिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन जो होता है ये क्या होता है, हमारे होल के एंड को जो है तिरछा करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर वो काउंटर सिंकिंग में होता है। लेकिन राइट आंसर जो आपका निकल के आएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ड्रिल एक संपूर्ण परिक्रमण में जाब में विकसित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी द डिस्टेंस ऑफ ए ड्रिल एडवांस इनटू द जाब इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज नाउ एज। यानी जो है एक कंप्लीट चक्कर में ड्रिल हमारा एक्सिस के पैरेलल जितना जो है जाब के अंदर मूव करता है वह क्या कहलाता है, आरपीएम, कटिंग स्पीड, फीड या मशीन स्पीड। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, फीड हो जाएगा। वहीं पर कटिंग स्पीड की बात करें तो कटिंग स्पीड क्या होता है, तो इसका आगे क्वेश्चन ऐड है तो वहाँ से क्लियर करेंगे। आगे बोला गया है कि द रेट ऑफ फीड डिपेंड अपॉन, यानी जो हमारी मशीनिंग ऑपरेशन होती हैं तो उसमें जो फीड रेट होता है वह किसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन मिल जाता है फिनिश रिक्वायर्ड, यानी जो आवश्यक फिनिश है उसके ऊपर, तो जी हाँ उसके ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ टूल, यानी ड्रिल का मटेरियल, अगर ड्रिलिंग ऑपरेशन की बात की जाए तो ड्रिल का मटेरियल यानी कहा जाए टूल मटेरियल, ठीक है। फिर मटेरियल टू बी ड्रिल्ड, यानी ड्रिल किया जाने वाला मटेरियल जॉब मटेरियल, या तो यहाँ पर आपका ये तीनों जो है राइट आंसर होंगे, इसलिए आपका ये सभी ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनमें से कृत्रिम अपघर्षक कौन सा है, तो आ गया जो अभी बोले थे, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जो हमारे एब्रेसिव होते हैं वह टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा आर्टिफिशियल और एक क्या होता है नेचुरल, ठीक है। नेचुरल को हम प्राकृतिक बोलते हैं, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, और जिन्हें मानव निर्मित होता है उसे जो है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम एब्रेसिव अपघर्षक कहा जाता है।
तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो है आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन सा है। तो आर्टिफिशियल एब्रेसिव हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये आर्टिफिशियल में आते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर जो है कहा जाए कि नेचुरल एब्रेसिव, तो डायमंड, एमरी, कोरंडम, ये हमारे जो है क्या है नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी प्राकृतिक अपघर्षक के अंतर्गत ये तीनों एमरी, डायमंड और कोरंडम आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक डाई नट कुछ नहीं लेकिन, यानी डाई नट क्या होती है, ए नट फोर्जेड बाई यूजिंग डाई, मतलब एक नट होता है जो डाई का उपयोग से फोर्ज किया जाता है, या फिर एक नट के आकार में एक डाई होती है, या फिर डाई स्टॉक में डाई को कसने के लिए एक नट होता है, या फिर नटों में थ्रेड को काट करने के लिए प्रयुक्त डाई। तो देखिए डाई नट जो होता है ये कुछ नहीं होता है, यह एक प्रकार का नट होता है जो एक नट के आकार में एक डाई होती है, ठीक है, जिससे हम क्या है चूड़ी को क्या करते हैं रीशार्पनिंग करते हैं। डाई नट कभी भी जो है आपके थ्रेड को ओरिजिन नहीं करता है, कटिंग नहीं करता है। ये क्या है डाई नट से हम थ्रेड को क्या करते हैं रिफ्रेश करते हैं, यानी उसमें जो जंग वगैरह होते हैं तो उनको हटाने के लिए डाई नट का प्रयोग करते हैं। ये भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वार्डिंग फाइल किसके समान है, फ्लैट फाइल बट यूनिफॉर्म इन विड्थ, क्या चौड़ाई में जो है यूनिफॉर्म होती है एक समान, या फिर हैंड फाइल बट नैरो इन विड्थ, क्या हैंड फाइल की तरह होती है लेकिन चौड़ाई में संकीर्ण होती है, या फिर फ्लैट फाइल लेकिन सघनता में बिरलक होती है, या फिर फ्लैट फाइल लेकिन सघनता में बिरलक एवं एक समान, यानी फ्लैट फाइल बट थिनर एंड यूनिफॉर्म इन थिकनेस। तो यही आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्राइंडिंग व्हीलों में साधारणतः प्रयुक्त बांडों में से कौन सा है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। तो देखिए ग्राइंडिंग व्हील को हमने बताया था कि आपके एब्रेसिव प्लस बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, और जैसे बॉन्ड एब्रेसिव आपके टू टाइप्स के हुए थे, आर्टिफिशियल और नेचुरल, वैसे बॉन्ड भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं उसमें साधारणतः प्रयुक्त बॉन्ड कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन आपको अलग अलग बॉन्ड का नेम दिया गया है, लेकिन जो सामान्यतः सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वह विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं पर रबर बॉन्ड, सैलक बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, ये भी सभी जो है बॉन्ड के अतिरिक्त ही आते हैं, लेकिन इनका उपयोग उतना नहीं होता जितना विट्रीफाइड बॉन्ड का होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर उसी से रिलेटेड पूछा गया है कि रेजोनाइड बॉन्ड के लिए परंपरागत रूप से प्रयुक्त प्रतीक कौन सा है। तो देखिए सभी बॉन्ड के लिए एक लेटर यूज होता है, तो उसमें पूछा गया है कि जो रेजोनाइड बॉन्ड है, द सिंबल कन्वेंशनली यूज्ड फॉर रेजोनाइड बॉन्ड, तो रेजोनाइड बॉन्ड के लिए जो है कौन सा प्रयोग किया जाता है, VRBE। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है बी। रेजोनाइड बॉन्ड जो है इसको जो है बी लेटर द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब आप लोग रेजोनाइड को डायरेक्ट आर से ले जा रहे होंगे, तो आर से रबर बॉन्ड को इंडिकेट किया जाता है, वी से जो है विट्रीफाइड बॉन्ड को, ई से सैलक बॉन्ड को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से पूरा डिटेल आप एक बार ज़रूर देखिएगा। एक एल्युमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिश में कट करने के लिए इनमें से कौन सा कट अनुपयोज्य है, यानी अनुयोज्य। फॉर कटिंग एन एल्युमिनियम ब्लॉक टू स्मूथ फिनिश विच वन ऑफ द फॉलोइंग कट ऑफ फाइल इज मोस्ट सूटेबल। तो एल्युमिनियम की कटिंग के लिए हम सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि एक हैंड रीमर एक मशीन रीमर से कैसे भिन्न होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिकल बेसिस है, इसको समझ लीजिएगा।
बोला क्या गया है कि हाउ डज ए हैंड रीमर डिफर फ्रॉम मशीन रीमर, यानी जो आपका हैंड रीमर होता है वह मशीन रीमर से कैसे अलग होता है। क्या कर्तन कोरों के लिए बृहत बेवल लीड यानी लार्जर बेवल लीड फॉर द कटिंग एज, तो जी हाँ, इसी कारण जो है हमारा हैंड रीमर मशीन रीमर से भिन्न होता है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ग्राइंडिंग व्हील के फटन क्या है, यानी व्हाट इज ब्रस्टिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग व्हील में ब्रस्टिंग क्या है, फटन क्या है। ऑप्शन मिल जाता है एब्रेसिव ग्रेन फेलिंग आउट ऑफ व्हील बिफोर दे आर डलेड, यानी शुष्क होने से पहले व्हीलों से अपघर्षित ग्रेन बाहर आ जाना। तो जो अपघर्षित ग्रेन जो होते हैं वह बाहर आ जाते हैं तो उसको अलग बोला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग ऑफ व्हील। ठीक है, वहीं पर बी ऑप्शन में मिल जाता है द व्हील इज नॉट प्रॉपरली बैलेंस्ड, तो जब व्हील हमारी प्रॉपर बैलेंस नहीं होती है तो उस कंडीशन में भी हमारा ब्रस्टिंग हो सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, क्लॉगिंग ऑफ व्हील फेस विथ स्मॉल मेटल पार्टिकल बीइंग ग्राउंड, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन में हम बोलते हैं लोडिंग, उसको इफेक्ट को, डिफेक्ट को। अत्यधिक गति के कारण व्हील टूटकर बिखर जाना, यानी ब्रेकिंग ऑफ व्हील ड्यू टू एक्सेसिव स्पीड, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि जो रिक्वायर्ड स्पीड है उससे अधिक स्पीड रखी जाएगी तो उस कंडीशन में हमारा जो है व्हील, ग्राइंडिंग व्हील जो है टूट कर बिखर जाएगा और इसे ही बोला जाता है ब्रस्टिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये ब्रस्टिंग जो है जब प्रॉपर तरीके से बैलेंसिंग भी नहीं की जाती है तो भी ऐसा इशू होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसको नहीं ध्यान देना है। अगर ये ऑप्शन में ना होता तब ये वाला राइट आंसर होता। तो हमको तो एग्जैक्ट मिल गया है कि अत्यधिक गति के कारण जो व्हील होते हैं वह टूटकर बिखर जाते हैं, यानी जो है ब्रेक हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ग्राइंडिंग के बाद वर्क पीस में चैटरिंग मार्क्स आने का कारण क्या है। अब ऑप्शन क्या मिल जाता है कि अपर्याप्त शीतलक, क्या जो है बराबर शीतलक प्रोवाइड नहीं कराया गया इसलिए, या फिर बी ऑप्शन में मिल जाता है कि कार्य सतह एवं चक्र पार्श्वों के बीच अधिक घर्षण, यानी टू मच फ्रिक्शन बिटवीन वर्क सरफेस एंड व्हील फेस, क्या व्हील फेस और हमारे वर्क पीस के बीच अत्यधिक घर्षण हो रहा है, या फिर वाइब्रेशन ऑन व्हील स्पेंडल, क्या हमारे व्हील के स्पेंडल पर वाइब्रेशन हो रहा है इसलिए चैटरिंग मार्क आ रहे हैं, या फिर इम्प्रॉपर ड्रेसिंग ऑफ व्हील। तो देखिए जब हमारे क्या है जॉब में चैटरिंग मार्क्स आते हैं तो उसका सबसे पहला रीज़न होता है कि हमारे जो ड्रेसिंग है वह प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। तो जब ड्रेसिंग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है, यानी कहा जाए कि उसके जो एब्रेसिव कण है वो जब झड़ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको ग्लेजिंग बोला जाता है। लेकिन जब हमारा लोडिंग होता है जिसमें क्या है हमारे मटेरियल के, यानी जॉब मटेरियल के जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं वह एब्रेसिव कणों के बीच में जाकर फंस जाते हैं जिससे वह क्लॉग हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब हम करते हैं तो वहाँ पर चैटरिंग मार्क्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर व्हील का प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं किया गया है, इस वजह से आपका जो है चैटरिंग मार्क्स बन रहे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाकी यहाँ पर कई बुकों में आपको इसको भी दिया गया है, तो देखिए ये भी व्हील में कंपन का भी कारण बन सकता है, लेकिन व्हील स्पेंडल में कंपन का कारण, लेकिन जब ये ऑप्शन में ना रहता तब हम सी ऑप्शन की ओर जाते, लेकिन यहाँ पर व्हील की अनुचित ड्रेसिंग दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक आरेखण में बीमा डायमेंशन दिया गया है 25 ± 0.03, तो सहिष्णुता टॉलरेंस क्या है। तो आई थिंक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में ही हो चुका था, तो यहाँ पर दोनों प्लस माइनस में सेम दिया गया है इसलिए 0.06 हो जाएगा,
इसको डबल कर देंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है 0.06। तो दोस्तों यहाँ तक यदि आप पहुँचे हैं तो निश्चित ही है कि आपको बहुत मदद मिल रही होगी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको खुद अपने आप में रियलाइज हो रहा होगा कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं इस 1000 क्वेश्चन में। तो यहाँ तक आए हैं, आपको इतना हेल्प हो रही है तो एक लाइक जो है वीडियो को ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट करिए, अगले दिन आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।